Assalamu alaikum everyone. Welcome to our new session. So before we move on to the new topic, I have had given you a very detailed feedback on how to attempt different questions in your midterm exams. But since I couldn't mark all the paragraph writing questions specifically last week, so I couldn't give you the detailed feedback on that. So today basically we'll be covering a new topic, and so some of the part of the grammatical aspect, and the reason that I decided to cover those topics was after going through the problems that you people were facing, after going through your midterm exams. तो midterm exams के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि आप लोगों के कुछ बेसिक concepts हैं, बेसिक grammatical structures के बारे में आप लोगों को, मोस्टली लोगों को नहीं पता है. तो इसलिए मैंने कुछ ग्रामर का कंपोनेंट ऐड किया है अपने रिमेनिंग लेक्चर्स में. और एज यू ऑल नो कि 25% वेटेज आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का है. 10 मार्क्स का तो आपको शुरू से ही पता है दैट यू विल बी राइटिंग अ समरी ऑन अ बुक. तो वो टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, समरी राइटिंग एंड हाउ टू बेसिकली समराइज अ बुक, क्योंकि जनरल एक समरी राइटिंग का जो टॉपिक है आपके कोर्स आउटलाइन में, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग अ समरी ऑफ अ बुक. तो वो दो टॉपिक भी हम कवर करेंगे. बट बिफोर दैट जो दो सेशंस हैं उसमें आई बी फोकसिंग ऑन अ ग्रामेटिकल टॉपिक फ्रॉम ग्रामर. तो जो ग्रामर वाला जितना भी कंपोनेंट है, इफ यू रिमेंबर मिड टर्म से पहले हमने टेंसेस का एक टॉपिक किया था. आई बी डूइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड probably if we have enough time, so I'll also be discussing word class in detail. So from all these four topics, I'll design an MCQ based quiz, so that थोड़ा basic भी होगा, शायद आप लोगों को थोड़ा आसान लगे, and it will be an opportunity to actually assess it will be an opportunity for me to actually assess कि आपके basic जो grammar issues हैं वो हैं क्या और वो clear हैं कि नहीं है. और फिर आप लोगों को भी शायद एमसीक्यू बेस्ड क्विज थोड़ा कंपैरेटिवली आसान लगे. सो फॉर यू इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी कि आप थोड़ा सा अपने ओवरऑल जो मार्क्स हैं फाइनल्स के वो बेहतर कर सकें. सो प्लीज टेक योर फॉर्मेटिव असेसमेंट वेरी सीरियसली. अब तक आप लोगों को अपनी बुक रीड कर कर देनी चाहिए. अब तक आप में से मोस्टली लोगों को बिकॉज मैंने सितंबर के स्टार्ट में बताया था एंड इट्स नवंबर, सो इट्स बिन 2 months. सो द रीजन कि मैंने उस वक्त बताया था कि आप पढ़ लें, आपको एक बेसिक आइडिया हो, एंड देन यू कैन इजीली राइट अ समरी. तो अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट पे आपको बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज ओवरऑल जो आपके मार्क्स हैं आप लोगों को मिड टर्म के बाद ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि वेयर यू पीपल स्टैंड राइट नाउ. तो अब आपको अपनी सिचुएशन पता है. फाइनल एग्जाम्स में 50% वेटेज है जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी. बट फॉर्मेटिव असेसमेंट एक आपको रूम दे देता है थोड़ा टू परफॉर्म वेल, और उसमें वो एक एग्जाम प्रेशर भी नहीं होता. सो यू कैन परफॉर्म अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी के हिसाब से. फॉर्मेटिव असेसमेंट का हरगिज ये मतलब नहीं है दैट यू हैव रूम टू चीट या कॉपी, क्योंकि उसके अपने तरीके हैं. द टीचर इज सेंसिबल इनफ टू डिस्कवर इफ एनीबडी हैज चीटेड और नॉट पुट इन द एफर्ट. अच्छा, शुरू में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि 15 मार्क्स की समरी इसलिए इस तरह से होगी कि 10 मार्क्स फॉर योर समरी एंड 5 मार्क्स के आपने एक्चुअली बुक पढ़ी है. वो बेसिकली मुझे आपकी समरी से अंदाजा हो जाएगा. इफ इट हैड बीन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस और हमारी फिजिकल क्लासेस हो रही होती तो मैं बुक से रिलेटेड आपसे कोई जनरल क्विज ले लेती, या मैं एक प्रेजेंटेशन रख लेती जिसमें आई वुड ट्राई टू आई वुड हैव हैड अ बेटर आइडिया कि आप में से कितनों ने जेन्युइनली बुक रीड की है और वो सिर्फ ऊपर से देख देख के समरी नहीं लिख रहे. बट सिंस अभी सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है, तो 10 मार्क्स पर समरी एंड 15 मार्क्स का मैं क्विज दूंगी आपको. तो वो आप को एक टाइम में दूंगी, इन दैट टाइम you'll be required to do that quiz. तो बहरहाल ये मैंने आगे का आपको अपना जो भी हमारा प्लान ऑफ एक्शन है वो बता दिया है. बिफोर वी मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक इन दिस वीडियोस टॉपिक व्हिच इज type of sentences, I would want to give a feedback on paragraph writing. अच्छा, पैराग्राफ राइटिंग में मैंने शायद बेसिक तो सबसे पहली बात आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दी थी कि जब हम कहते हैं राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक, और जितनी भी अगर आप प्रीवियस वीडियोस में आप अभी भी जाके देखें, जो मैंने सारी एक फोल्डर में वीडियो अपलोड की हुई है, सो यू कैन गो बैक एंड विजिट एनी टाइम.
तो मैंने जितने सैंपल पैराग्राफ्स दिखाए थे उसमें कहीं भी एक से ज्यादा पैराग्राफ नहीं था, बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ। आपको हम पहले पैराग्राफ डेवलप करना सिखाते हैं कि आप एक पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस और उसको पूरा आप अपने मेन पॉइंट को कैसे इलैबोरेट करते हैं। तो वो आपको बिल्कुल क्लियर बताया हुआ था, उसके बावजूद सो मेनी स्टूडेंट्स रोट अ नंबर ऑफ पैराग्राफ। हम अभी एसे राइटिंग पे नहीं थे। आई आस्क्ड यू टू सिंपली राइट अ पैराग्राफ। तो वो तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो आप में से बहुत सारे लोगों ने वो ब्लंडर किया, दैट दे रोट सो मेनी पैराग्राफ्स व्हेन द क्वेश्चन वाज क्लियर, इट वाज क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन that you have to write a paragraph on the impact of internet. अच्छा, दूसरी चीज जो अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी कि आप लोग को जो बेसिक एक आइडिया है वो नहीं है, और चले शायद आपको पहले नहीं होता, बच्चे जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, बट इवन आफ्टर गोइंग थ्रू माय वीडियो लेक्चर आपने ये मिस्टेक, आप लोगों ने इस तरह के मतलब ब्लंडर्स कमिट किए हैं। बेसिकली वो तो मुझे पहले से भी आइडिया है कि कितने परसेंट लोग वीडियो सुन रहे हैं। तो अब या तो कुछ लोगों ने सुना भी है तो उन्होंने वो सैंपल टेक्स्ट जो है उसको नोटिस नहीं किया। कहीं पे भी आपने मेरे सैंपल में, या मैं आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि फर्स्ट 2 लाइन में आपके टॉपिक सेंटेंस होंगे, फिर आप सपोर्टिंग डिटेल्स कितने टाइप की होगी, कहीं भी did I mention that you are supposed to give subheadings and headings in your paragraph writing? So that is something that came as a surprise to me. Not a lot of people, but yes, quite a few people gave subheadings. उन्होंने बकायदा जो है वो, और एक और बात कि एक दो बच्चों में कुछ सिमिलर सी सबहेडिंग दी हुई थी, तो वो तो फिर आप लोग और आपको आपके लिए एक सेल्फ असेसमेंट है, इट्स एन आई ओपनर कि आप लोग खुद से एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते, एंड आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आप लोगों ने अभी ऑब्वियसली I don't have your copy right now because I had to move on to the next topic, so I probably don't want to spend a lot of time again on the feedback, but please remember कि और बहुत ही पॉइंटलेस सी सब हेडिंग्स थी, मतलब इट मेड नो सेंस एट ऑल। तो आई शुड हैव रिटन, और मैं नोट कर लेती यहाँ पे, बट आई एक्चुअली फॉरगॉट टू नोट डाउन कि वो हेडिंग्स क्या थी। तो बहरहाल जो भी हेडिंग्स थी, ऑलवेज रिमेंबर कि अब आपने जो इंटरमीडिएट तक सीखा है ना कि ज्यादा कट मार्कर से हेडिंग्स दो तो उससे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पहली बात तो वो भी गलती था उस टाइम के लिए भी, लेकिन उस वक्त भी कंटेंट मैटर करता है, बट ओके फाइन। ओवरऑल जो लुक होता है कॉपी का, मे बी अ लॉट ऑफ पीपल से कि जो सिम बोर्ड या जो इंटरमीडिएट एग्जाम है उसमें ऐसा होता है कि भाई आप अपेरेंट जो दिख रहा है, आप ओवरऑल जो उसका एक लुक है उस पर काम कर लें, आप कंटेंट जैसा भी हो। तो बहरहाल दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि कंटेंट तब भी मैटर करता है, मगर चले आप लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में सीखा कि वो ब्लैक मार्कर से आप हेडिंग्स पे हेडिंग्स देते रहे एंड देन यू विल बी स्कोरिंग वेल, और आप ज्यादा से ज्यादा लिखते रहे। आई क्लियरली मेंशन कि 150 to 200 वर्ड्स, और लोगों के 2.5 पेजेस का एक पैराग्राफ चला गया। तो वर्ड लिमिट ठीक है, 10% आगे पीछे हो सकता है, बट इतना भी नहीं हो सकता, बिकॉज पैराग्राफ राइटिंग में आई एम असेसिंग कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन कन्वे योर आइडिया प्रिसाइजली। तो कौन है जो प्रिसाइज मैनर में ये बता सकता है कि इंटरनेट का इम्पैक्ट क्या हुआ है। और बेस द रीजन कि बहुत सारे लोग नहीं बता सकते क्योंकि उनको लिखना ही नहीं आता, तो वो ड्रैग कर रहे हैं। तो आपके ज्यादा लिखने से आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट फ्रॉम अ प्रॉपर लैंग्वेज टीचर, और अगर उसको प्रॉपर रूब्रिक्स में कोई भी असेस करे, नॉट ओनली मी, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखें कि पैराग्राफ राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, और इवन समरी राइटिंग हो, हेडिंग्स दिमाग से आप लोग निकाल दें। यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी हेडिंग्स, ठीक है, अनटिल आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं फॉर एनी अदर पर्पस, जो हम इस कोर्स में ऑब्वियसली नहीं सीख रहे, तो उसमें यू गिव हेडिंग्स। और हेडिंग कहीं से भी इस बात की रिफ्लेक्शन नहीं होता कि सामने वाले ने बहुत मेहनत की है या वो बहुत अच्छा राइटर है। तो अगर आपकी इस तरह के मिसकंसेप्शन है कि हेडिंग से आपकी राइटिंग स्टैंड आउट करेगी, तो प्लीज अनलर्न दैट, इस चीज को भूल जाएं और नए तरीके से ये सीखें कि आपको अपने कंटेंट और लैंग्वेज पे काम करना है, ठीक है। अच्छा जी, एक और सरप्राइजिंग चीज जो बहुत सारे लोगों की कॉपीज में नहीं थी मगर कुछ लोगों की कॉपीज में थी, कि दे गेव बुलेट पॉइंट्स। You are writing a paragraph,
मैं आगे फाइनल एग्जाम्स के लिए क्लियर कर दूं, आप एस्से लिख रहे होंगे अबाउट 300 to 350 वर्ड्स, जो 5 पैराग्राफ एस्से होगा उसमें आप पैराग्राफ चेंज करेंगे क्योंकि वो एस्से है, जिसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जिसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, थीसिस स्टेटमेंट आएगी आपकी, एंड रिमेनिंग 3 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे और लास्ट वाला कंक्लूजन होगा जिसमें आप एंटायर अपने आइडियाज को सम अप करेंगे, ठीक है। मगर कहीं भी बुलेट पॉइंट्स नहीं आएंगे एस्से राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में देयर इज नो रूम फॉर बुलेट पॉइंट्स। तो ये प्लीज 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 रिमेंबर दैट यू आर नॉट सपोज टू गिव बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज कि कुछ लोगों की राइटिंग तो ठीक थी लेकिन मैंने कुछ कॉपीज में नोट किया कि एक सेंटेंस शुरू हुआ है, पूरा पेज खत्म हो गया लेकिन कोई फुल स्टॉप ही नहीं है। सो इट वाज वन सेंटेंस और वो विच और कनेक्टर्स ऐड कर करके वो सेंटेंसेस आगे जाया जा रहा। तो एंड तक वो इतना कंफ्यूजिंग हो गया था। मुझे याद है कि एक कॉपी में सेंटेंस लंबा था लेकिन आइडिया ठीक था, मगर बहुत सारी चीजें बिल्कुल जम्बल्ड साथ में हो गई और वो प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में फुल स्टॉप डाल के लिखी जा सकती थी, लेकिन वो सेंटेंस ही नहीं खत्म हो रहा कहीं पे। तो मैंने कॉपी में मेंशन भी किया है वो पूरा ब्रैकेट बना के कि सच अ लॉन्ग सेंटेंस। तो instead of please writing too long sentences, especially आप लोगों के लिए जहाँ पे ग्रामर भी आप लोगों का इशू है, write simple sentences। आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे बात करेंगे और फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होता है, ताकि आप लोगों को ये वाले इश्यूज ना हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के अलावा आपके मैकेनिक्स के इशू है। तो मैकेनिक्स क्या होती है कि पंक्चुएशन भी मैकेनिक्स में आ जाती है, ठीक है। फिर कैपिटलाइजेशन जो है वो भी मैकेनिक्स में आ जाती है। तो कुछ लोगों ने किसी कंट्री का नाम लिखा हुआ है और वो जो है कैपिटल लेटर में नहीं है। तो आप लोगों को अब मैं बिल्कुल बेसिक बात बता दूं कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आई होता है ना, मैं, आई एम, तो उसमें कभी भी आई स्मॉल आई नहीं होता। आई एम, आई विल बी, या आई जब भी आप आई इन द सेंस आई एम यू आर रेफरिंग टू योर सेल्फ, तो आई विल ऑलवेज ऑलवेज भी कैपिटल, ठीक है। अच्छा जी, कंट्री का नाम कैपिटल, ये तो प्रॉपर नाउन आपको पता है। उसके अलावा कुछ लोगों ने कॉपी के शुरू में भी लिखा या कहीं पे लिखा, तो इंग्लिश आप लिखे ना, सब्जेक्ट का नेम है या लैंग्वेज है, ई कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर कॉमा किधर यूज करना है, सेमी कॉलन का क्या मतलब है। ऑब्वियसली मैं इस कोर्स में सारी चीजें आपको नहीं करा सकती हूँ, तो आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल करें और देखें कि हर पंक्चुएशन मार्क का क्या क्या यूसेज होता है, ठीक है। तो फुल स्टॉप कहाँ पे यूज करना है, प्लीज हैव अ बेटर आइडिया ऑफ दैट। अच्छा जी, एक और चीज है कि देयर वाज वन कॉपी जिन्होंने अपना पैराग्राफ स्टार्ट किया, फॉर इंस्टेंस। हाउ कैन यू स्टार्ट अ पैराग्राफ विद फॉर इंस्टेंस? फॉर इंस्टेंस है मिसाल के तौर पे, तो आप कोई भी राइटिंग मिसाल के तौर से तो स्टार्ट नहीं करते। यू राइट समथिंग, मे बी फॉर इंस्टेंस कैन कम इन द सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, मगर इस तरह से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे एंड से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ख्याल करें। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने कोई कोई अजीब फैंसी सी कोट्स दिए हुए थे एंड में कि इंटरनेट इज लाइक अ लाइट, इट कैन ब्राइट और इट कैन इफ यूज इट इन अ राइट वे, और इट कैन बी अ डार्कनेस और समथिंग लाइक दैट। फिर अगेन मुझे अंदाजा है कि आप लोगों ने गलत चीजें इंटरनलाइज किए हुए हैं, गलत सेंटेंस स्ट्रक्चर, गलत कंसेप्ट इंटरनलाइज किए हुए हैं। आप लोग को शायद आपके पुराने इंस्ट्रक्टर्स ने बोर्ड के पेपर एग्जामिनर का माइंडसेट ये बताया है कि भी कोड्स डालते रहो। तो अब प्लीज इसको अनलर्न कर लें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका इंग्लिश में आगे बहुत काम है और आप लोगों को एग्जाम्स डिफरेंट तरह के देने हों, शायद आप आइल्स दें और दूसरी चीजें करें। नेवर यूज कोड्स, इररेलेवेंट कोड्स और कोड्स अननेसेसरीली। तो कोई इंटरनेट, द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट आप लिख रहे हैं, आप 150 से 200 वर्ड का ऐसे पैराग्राफ लिख रहे हैं, इसमें कोड की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सेंस भी नहीं बनता अनटिल कोई बहुत ही रेलेवेंट और
कोई बहुत आपके कंटेंट में मीनिंग ऐड कर रहा है और उसको और अच्छा बना रहा है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो आपने ऐसे चलते फिरते कोट्स सुने हैं नॉर्मली, प्लीज अवॉइड दोस कोट्स। तो कोट्स की कोई जरूरत नहीं होती इस तरह के एसेज में, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने बोला था कि यू कैन बिगिन विद अ कोट टू गेन द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस, मगर वो बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। तो अगर आप में से ज्यादातर लोगों का वो एक्सपोजर नहीं है और उन्हें नहीं आते अच्छे कोट्स, तो अपनी तरफ से कोट बना के और इररेलेवेंट सा कोट अवॉइड करें। वरना कोट एज अ स्ट्रैटेजी टू इन योर इंट्रोडक्शन टू गेन द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस यूज होता है, बट देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ वेल रिटन और रिलेटेड कोट्स, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जबरदस्ती डालने की जरूरत नहीं है। इस कोट ना होने से मैं आपकी मार्क्स नहीं डिडक्ट करूंगी, ना एसे में ना पैराग्राफ में। अच्छा जी, फिर एक और चीज के कोई स्टूडेंट है या कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी तरफ से फिगर्स दे दी थी कि इतने परसेंटेज ये होता है, इतने परसेंटेज बच्चे ऐसे करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप फिगर्स दे रहे हैं, अगर आप कोई स्टैटिस्टिक्स को रेफर कर रहे हैं, हाँ, जैसे हमने शायद पढ़ा भी है, ट्राई टू गिव द रेफरेंस। तो आपने वो कहाँ पढ़ा है, किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू, अगर आप हेल्थ के बारे में कोई स्टैटिस्टिक दे रहे हैं, हेल्थ पे पैराग्राफ है, तो आप खुद से तो नहीं दे सकते कि इतने परसेंट चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड और इन पाकिस्तान। Obviously, you'll refer to किसी authority की report, right? So you will probably you can refer to WHO या किसी health expert या किसी medical professional का आप opinion दे सकते हैं, but अपनी तरफ से आप नहीं refer करेंगे ना figures, statistics। तो जब भी आप figures refer करें, please give the reference कि according to this person or that person। अच्छा जी, एक और चीज के मैंने mistakes तो बहुत highlight की, but obviously when somebody performs really well, तो credit उसको भी जाना चाहिए। तो there were basically two students जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक मुस्कान है और एक उमैस है from 2B। So he scored, I think, 23 marks and he performed really well. So what I did, that I did just capture, I just took a snap for his writing, so I could actually share कि उनकी writing बहुत कोई fancy नहीं थी और बहुत कोई fancy नहीं थी और जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली आई एम लुकिंग कि मैंने कैप्चर किया भी था, वो हुआ भी है या नहीं। Okay, so probably I'm sorry, I just missed it. I can't find it right now. Maybe I deleted it myself by mistake. But so I'll see if I can refer to that if I have time in any other video, or if I have time तो मैं अगर आप लोगों को पढ़ के बता दूं, तो आई सी टू इट। तो उमैस की जो पैराग्राफ था वो बिल्कुल फैंसी नहीं था, मतलब उन्होंने कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं लिखा था, बहुत ही कोई फैंसी वोकैबुलरी यूज नहीं की, बहुत सिंपल वोकैबुलरी थी, बहुत सिंपल वर्ड्स थे और बहुत टू द पॉइंट बात थी। तो कहीं भी अगर आपको मेरी बातों से ऐसा लगा है कि मैं आपसे पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप कोई नॉवल वाली, क्लासिकल नॉवल वाली राइटिंग यूज करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉन्ट यू टू राइट सिंपल सेंटेंसेस, ऑब्वियसली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ताकि राइटिंग मोनोटोनस ना हो। वो क्या होते हैं वो मैं अभी इस या नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लली आपको बता दूंगी। तो वैरायटी ऑफ सेंटेंस आप यूज करें, मगर बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज करें, सिंपल वर्ड्स हो। आपको जबरदस्ती कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स डालने की जरूरत नहीं है जिसका सेंस कोई नहीं बन रहा, लेकिन क्योंकि वो फैंसी वोकैबुलरी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि मैंने शायद अपने सैंपल पैराग्राफ्स में आपको लगा हो देख के वीडियो में कि मैम ने तो इतने ऐसे पैराग्राफ यूज किए जिसमें इतनी अच्छी वोकैबुलरी यूज हुई थी। ऑब्वियसली मैं जब आपको कोई चीज एज एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो वो अच्छे स्टैंडर्ड की, हाई क्वालिटी, ऑब्वियसली आई ट्राई टू, ताकि आपको अच्छे कंटेंट से आपका एक्सपोजर हो। आप में से कुछ लोग शायद इतना अच्छा अभी आपकी वोकैबुलरी है ही नहीं क्योंकि आपका इतना वो एक्सपोजर नहीं है। प्लीज वोकैबुलरी के लिए एक बुक है 1100 वर्ड्स यू नीड टू नो, शायद मैंने अपलोड की है गूगल क्लासरूम में, आई डोंट रिमेम्बर, आप लोग मुझे चेक करके बता दीजिएगा। 1100 वर्ड्स यू नीड टू नो, तो वो उसमें हर वीक के हिसाब से और फिर वीक के बाद डेज के हिसाब से वर्ड्स दिए हुए हैं विद सेंटेंसेस और कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करके दिखाया हुआ है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि आप लोग की वोकैबुलरी बहुत वीक है, तो आप लोग बुक अपने पास रख लें,
पीडीएफ है उसका, उसकी हार्ड कॉपी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो अगर आप प्रिंट लेने की फैसिलिटी है तो आप उसका प्रिंट ले लें, और वो है 365 डेज के हिसाब से, पूरे ईयर के हिसाब से आप में आपको 1100 वर्ड्स उस बुक से आ जाएंगे। और वो 5 डेज में नए नए वर्ड्स हैं, फिर 6 और 7 डे जो है वीक का, उसमें उन वर्ड्स का रिविजन है, फिर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वर्ड्स हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड सोर्स जिससे आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हैं। तो द आइडिया इसके जो ये स्टूडेंट्स थे या मुस्कान भी थी, इन्होंने बड़े सिंपल तरीके से लिखा है, मगर इनके तो बाकी जो पेपर था अपार्ट फ्रॉम पैराग्राफ राइटिंग, वो इस तरह से डिजाइन हुआ था कि बड़ा सिंपल सा था, ताकि मैं सिंपल तरीके से आपके कंसेप्ट मैं देख सकूं कि आप में से कितने लोग टॉपिक सेंटेंस लिख सकते हैं, या वो एक इररेलेवेंट थीसिस स्टेटमेंट के बजाय रेलेवेंट थीसिस स्टेटमेंट को चूज कर सकते हैं। तो वो इतनी आसान चीजें करनी थी, वो एक अलग बात है। तो ऑब्वियसली इन दो लोगों ने वो उन क्वेश्चंस में भी अच्छा परफॉर्म किया, बट स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट देयर राइटिंग, तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बैलेंस तरीके से दे कन्वेड देयर आइडियाज, तो वो बिल्कुल क्लियर था। तो देयर आर पीपल हु हैव दोनों सेक्शंस में 2B एंड 2C में दे हैव scored 17 marks or 18 marks, जो कि नॉर्मल बन रहा है, but very limited people obviously. I think I only remember the name of these two people who scored 22. मुस्कान का है, 23 उमेश का है. So there are people who have scored. So when there are people obviously who have scored well, obviously you can be one of them too. तो वो फिर कहाँ गलती है, दैट इज समथिंग दैट आई हैव मेंशन, बट ऑल्सो आपका सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको अपने अंदर वो इश्यूज हैं वो एनालाइज करने हैं। One of my student was really, disappointed or disheartened, after seeing her result, and obviously she messaged me, and she wants to work on herself, but she was disappointed. तो ऐसा हो जाता है, आप में से कुछ लोगों ने मेहनत भी की होगी और उसके बावजूद आपके barely पासिंग मार्क्स आए हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों के बहुत सालों से वो जो एक अच्छी लैंग्वेज है उससे आपका एक्सपोजर नहीं है, तो वो भी टाइम सही होगा, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज से एक एक्सपोजर है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये कंसिस्टेंट मेहनत से सही होगी, चाहे ये इंग्लिश की बात हो, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग की बात हो, या कोई भी सब्जेक्ट। तो चूंकि आप लोगों को अंदाजा होगा कि आप लोग बेसिक लैंग्वेज में भी बहुत पीछे हैं, आप लोग की प्रोफिशिएंसी लेवल बिगनर्स का है, जबकि अब तक आपका प्रोफिशिएंसी लेवल एडवांस तक आ जाना चाहिए था। ऑब्वियसली मैं आपको उसमें टोटली ब्लेम नहीं करूंगी, एक्सपोजर की बात है, उस तरह से गाइड नहीं किया गया, पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अब एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अगर आप अभी भी ये बहाना बना के रखेंगे कि हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का दौर है, लर्निंग के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं होती अगर आप लर्न करना चाहें तो आप लोग अब अडल्ट हैं, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के पास एक्सेस है, टेक्नोलॉजी है, एक फ्रेंड सर्कल है, बुक्स हैं, लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी में। तो यू हैव ऑल थिंग, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ना सही, लेकिन ये रिसोर्सेज हैं। व्हाट यू नीड इज के अपना हार्डवर्क, अपनी कंसिस्टेंसी, उसके बगैर मैं जितना आप लोगों को बता दूं, या इवन मैं आपसे मिलके गाइड कर दूं, या मैं किसी भी तरीके से कर दूं, दैट वुडंट हेल्प इफ यू आर नॉट रेडी टू पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट। तो वो आप लोग अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करें, एंड मेहनत करें, एंड आई होप के मिड टर्म के बाद यू नो वेयर यू स्टैंड, और आप एक सेल्फ असेसमेंट भी अपना कर सकते हैं। तो फाइनल्स के लिए यू नो कि आपको क्या करना है। तो start working from now. Please do not waste any more time and stop blaming others, और ये सोचना कि नहीं हम कैसे करते हैं, लॉकडाउन हुआ हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा, और अंग्रेजी कैसे ठीक होगी, पहले सही नहीं पढ़ा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये 2 महीने भी बहुत थे, 2 महीने में दिन में लगा लें आपके कितने आवर्स होते हैं, आपने कितना टाइम स्पेंड किया। तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, मुझे हर चीज बताने की, रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आस्क योरसेल्फ, डिड यू पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट। मिड टर्म के एग्जाम वाले दिन मुझे सुबह मैसेज तक लोगों को मिले, किसी स्टूडेंट का मिला है कि मैम आई वाज आउट ऑफ सिटी, तो मैं आपका पेपर दूं या ना दूं। आई जस्ट रेड द मैसेज, आई वाज लीविंग फॉर माय इन्विजिलेशन ड्यूटी, एंड आई जस्ट इग्नोर्ड इट इन द सेंस के ये बिल्कुल ही, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा तो अब मैच्योर होना है। आप ये पूछ रहे हैं कि कहीं आप गए हुए थे तो आप पेपर देना दें, आपकी ये प्रायोरिटीज है लाइफ में। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई स्टूडेंट मुझे मिड टर्म वाले दिन सुबह ये पूछ रहे हैं कि मैं पेपर दूं ना दूं, तो उसका लेवल ऑफ सीरियसनेस क्या होगा।
तो आई विल रिस्पॉन्ड टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, आप में से कोई हेल्प किसी को चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, बहुत दफा मैं ईमेल पे फॉरन, वैसे तो मुझे इतनी ईमेल्स आती नहीं है, लेकिन शायद एक दो स्टूडेंट को ऐसा लगा हो कि मैंने वो वाला उनको लिख के रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन मैं उसको अपनी वीडियो में कवर कर लेती हूँ। तो इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, you will get it in this video. ठीक है, anyway, so I hope कि अब ये feedback आपके पास है, you'll work on your weaker areas. So let's begin with the new topic. So I'll start with basic types of sentence today. Okay. Okay, I'll share it now. Share. Okay. So we'll begin with basic idea of types of sentences. So अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है that how many types of sentences are there. तो basic sentence types को हम discuss कर लेते हैं in this video. ओके, सो देर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, अभी इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली ये बहुत बेसिक लेवल का है। मैं आपको असल में सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाना चाहती हूँ, ताकि आप अपनी राइटिंग में डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को करेक्टली यूज कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिक एक आइडिया है। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसको आप जो अब मैं इसके बाद बताऊंगी, तो उसको कीप इट सेपरेट। ओके, अच्छा जी, तो द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, the second is imperative, the third is exclamatory, and the fourth is interrogative. कुछ लोग इसको interrogative pronounce करते हैं, it's basically interrogative. तो अच्छा जी, so what do you understand by declarative sentence? Like I'm teaching, so which type of sentence is it? I'm just stating something that I'm doing right now. So that's what declarative sentences are. Declarative sentences basically form a statement. So these are simple everyday statements. ठीक है, तो ये for example, the children are reading a book. I am teaching. I am giving a lecture. I am conducting a class. So the simple statements that state something, that tells about something. That's it. Another example could be, she is reporting the news, or she looks happy. So whatever the sentence is, the first two examples are in continuous tense, present continuous tense, and the third is a simple present tense. So whatever the tense is, the idea is that declarative sentences are basically statements. So जो common statements होती हैं, those are declarative sentences. So 4 types of sentences means that these, there are 4 different purposes that are served. ठीक है, तो when you're just simply stating something, this is one of the purpose. So declarative statements, sentences basically fulfill the purpose of when you want to state something, when you just want to tell something. That's it. तो aim जब आपका ये होता है कि आपको कोई चीज बतानी है, you have to just convey something, you just have to inform about something, you just have to tell something. So those sentences are called declarative sentences. Let's look at imperative sentences. Now imperative sentences are different from declarative sentences. मैंने बताया कि जो 4 different types हैं, वो 4 different purposes को fulfill कर रहे हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस इस पर्पस को फुलफिल कर रहा है कि जब आपको सिंपल एक स्टेटमेंट्स देनी है, आप अपने एवरीडे रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, आप यू आर जस्ट स्टेटिंग समथिंग, तो वो जो पर्पस है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस फुलफिल
that purpose. But imperative sentences are not mere statements. You are not only stating something, but your aim is to either make a request or give a command. Stop writing. पेपर में आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा, जनरली सुनते होंगे, स्टॉप राइटिंग. आई एम नॉट स्टेटिंग समथिंग. मैं सिर्फ आपको बता नहीं रही हूँ कि अच्छा मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रही हूँ कि आपको ये करना चाहिए. नो, stop writing. If you look at the sentence structure, I am commanding. It's an order. ठीक है. तो जो imperative sentences होते हैं, इनके दो पर्पस होते हैं. या तो ये रिक्वेस्ट का पर्पस फुलफिल करते हैं या इट्स अ कमांड. तो इफ आई से प्लीज कैन यू शट द डोर, सो यू नो आपको लगेगा कि प्लीज शट द डोर, सॉरी. तो दिस इज बेसिकली अ रिक्वेस्ट. So imperative sentences fulfill two purposes. They either make a request or they give a command. So let's look at some of the examples. Leave me alone. So it's a command. Go away. Leave me alone. Right? It's an imperative sentence. Do not tell anyone my secret. So an order. Right? Which has a different, with a lot of conviction, or maybe forcefully you're saying something, or stay quiet, right? And if you say please do not tell anyone, or please do this, or please do that, that's a request. ठीक है. तो now see interrogative sentences. ये आपको पता होगा. You have been doing direct and indirect narrations and sentences. So questions, when you want to ask questions, the questions are called as interrogative sentences. ठीक है. And we all know the W and H words. So the Y's, the W's, why, what, where, when, how, or do you, or does she, So all the sentences that the interrogative sentences usually will always start with these words, the 5 W's, H, and then either D or these words. They end with a question mark. So whenever you are using question in your writing, please, whenever you start your sentences with what, why do you think, or when. So whenever you're using questions in your writing, please do not forget to end your questions with a question mark. तो मैंने अभी आपको फीडबैक में ही बताया कि आप में से बहुत सारे लोगों के मैकेनिक्स वीक हैं, पंक्चुएशन भी आ जाती है उसमें. तो पंक्चुएशन से पूरा मीनिंग, इफ यू आर यूजिंग इनकरेक्ट पंक्चुएशन मार्क और इफ यू आर नॉट यूजिंग द रिक्वायर्ड पंक्चुएशन मार्क, तो आपके सेंटेंस का पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा या वो कन्वे नहीं होगा. सो बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, प्लीज पुट द क्वेश्चन मार्क. ऑब्वियसली पैराग्राफ राइटिंग में तो शायद मतलब इतना गुंजाइश नहीं थी या जरूरत नहीं थी, बट some of you may end up writing short stories or anything like that, or dialogues. तो उसमें please do not forget to end your questions with a question mark. What should I wear tonight? Okay, so you see the purpose that these sentences fulfill. Why is this task so difficult? Probably because you didn't study. Okay. At what time will you come? So here you see I told you that normally with what, why, when, where, how, or do. So here at what time. So what basically, and at what the prepositional phrase. So at what time will you come? So basically you all have an idea that these sentences fulfill the purpose of asking questions. ठीक है. So what have we discussed by far? Declarative, imperative, and interrogative. But each of these sentence types fulfill a different purpose. Then we have exclamatory sentence. They basically convey powerful emotions. So you see, अब आप comparison करें कि declarative sentence, simple statements
that you use to just state something in your everyday life. Imperative, requests, making requests, giving commands, उनका purpose अलग है. Interrogative, asking questions. But then there is yet another purpose in which you are not just stating, or you're not asking questions, or you're not commanding, or you're not making requests, but you want to convey something. You want to express yourself. You want to convey your feelings. For example, if you're happy, you want to show those strong emotions through the use of language. Especially when you cannot show that through face-to-face conversation, we all text, we all message, so you want to convey it through writing. Or when people used to write letters, obviously वो tradition खत्म हो गया, or you are emailing and you want to express your your happiness. For example, whenever you are selected for something, आप में से कुछ शायद कभी किसी volunteer program के लिए select हुए होंगे, कभी internship के लिए select हुए होंगे, और किसी program के लिए select हुए होंगे, तो you receive an email, and how does it start? Congratulations, right? So, and then there is an exclamation mark. So the purpose is to congratulate, to express the feeling first, and this is how it starts. So every strong emotion, maybe you're scared or maybe you're surprised. So exclamatory sentences fulfill the purpose of expressing strong emotions, right? So for example, these sentences will always end up with an exclamation mark. Again, statements, the declarative sentences, and the imperative sentences usually end with a full stop. तो punctuation का role please दिमाग में रखें. Interrogative sentences always with a question mark, and exclamatory sentences with an exclamation mark, because you are expressing your happiness not face to face but through writing. So that you have to differentiate between different type of sentences. If you say, if you're happy and you don't use that punctuation mark, it would not convey your exact emotions or your intentions to the reader or the receiver of the message. Okay, you scared me, right? So expressing your feelings, I have done it. So you say it with excitement. So exclamation mark will basically convey your excitement or your feelings. I hate you, right? Strong emotion. Hate is a strong word. It's a strong emotion. So you're conveying that emotion, and you're using exclamation mark. So please have a very clear idea, and and the very clear difference between these sentence types. ये बहुत बेसिक एक चीज थी जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताई है. इन द नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्ली मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूंगी, वो थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा. मैंने बहुत शुरू में बताया था, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने लिया है, बट मैंने आपको एज अ पर्सनल सजेशन जो इस कोर्स की बुक थी वो तो पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी थी, बट मैंने कहा था कि जॉन ईस्टवुड की ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर ले लें और वो अपने स्पेयर टाइम में रोज आने के 15-20 मिनट्स निकाल के उसमें कुछ एक्सरसाइजेस देख लिया करें. तो जब मैं अभी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाऊंगी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए यू विल हैव टू रेफर टू अ बुक. तो वो आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा. बट एज फार एज जस्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कंसर्न, दीज आर कंपैरेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये आपको जो है समझने में क्या कहते हैं, these are not very difficult concept. So always remember that when you're using language, you are fulfilling फिर obviously fulfilling purposes. अगर आप बात करें तो literary writing अगर आप देखें तो वो criticism भी आ जाता है उसमें, वो एक अलग चीज है. बट basic usage of language में you are fulfilling these 4 main purposes of stating something, of requesting or commanding, of questioning, and of expressing your emotions. So these are the 4 purposes that you aim to achieve or fulfill when you're using language, right? So these are the 4 sentence types that will help you achieve that purpose.
So let's look at a small exercise, a small test, and see what type of sentence this is. Tomorrow I'll go to the store. So ask yourself first, maybe you can pause the video here so that you can answer it yourself. Tomorrow I will go to the store, right? So what is it? It's basically not a question. You're not expressing your feelings. You're not telling someone to do this. You're just telling that what you'll do, your activity, what you wish to do. That's it. So a full stop will be there, and that's a declarative sentence. So simply you have to write declarative sentence. That's it. So if I give you these kind of questions, I'll probably giving you MCQ. So you need to have a better idea that if this sentence is declarative or imperative or exclamatory or interrogative, right? Get me some water. Get me some water. I'm not stating something. I am commanding. So, which type of sentence is this? Imperative, right? I love you so much. Neither a statement nor a command, also not a request probably. I'm simply expressing my feelings for you. So, exclamatory sentence. Okay. So should I buy, okay, now see, there are different ways of asking questions. In that slide, I wrote 5 W's and H and do or does, but then should is also a way of asking question. If it's used in a question structure, should I buy a red bag or a black one? So a question, you're asking. Okay, she is a successful writer. You're telling about someone. You're probably giving your opinion about someone. You're just simply stating. So it's a declarative sentence. It's raining cats and dogs. Again, you're telling, you're informing, you're expressing your opinion. You're telling something that is visible, not an opinion. That's a fact, basically. So, it's raining cats and dogs. It means that it's a figurative language. It means it's raining heavily. So when it rains heavily, people say it's raining cats and dogs. Please be seated. A command, definitely, because I'm giving an order to you to sit down. Then, what a tragedy. Now you're expressing your feelings, something bad has happened, and you're expressing your sadness, probably. So, exclamation mark. So you see the basic sentence types. Now, I'll just continue from here. We are done with sentence types, but this is easier. Understanding different sentence structure is comparatively difficult, right? So in the next video, I'll be discussing the sentence structure with you people. Thank you.